यस मैम। अव्ययी भाव समास। यस मैम। इसमें क्या है, इस समास में लिखो आप लोग, इस समास में पहला पद या पहला पद, हम आपको पता है ना पहला दो कौन से पद होते हैं, कौन से दो पदों की बात कही थी? पहला और दूसरा पद। हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? हैं? मैम पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद। हाँ, पहले पद को हम लोग पूर्व पद कहते हैं और दूसरे वाले को क्या कहते हैं? उत्तर पद। उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या लिखा है, इस समास में पहला पद, तो अगर हम पहले पद की जगह और लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं? पूर्व पद। पूर्व पद अव्यय होता है। अव्यय वो होते हैं बेटा किंतु परंतु जो अपना रूप परिवर्तित नहीं करते। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने रूप में परिवर्तन नहीं करते। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में वे अपने रूप में परिवर्तन नहीं करते, वे हमारे अव्यय पद कहलाते हैं। अपना असली रूप में। उसका अर्थ प्रधान होता है। अव्यय के संयोग से समस्त पद भी अव्यय पद बन जाता है। ठीक है, इसमें बेटा एक चीज ये है, अव्ययी भाव समास जो है उसकी पहचान क्या क्या होती है, उसमें पॉइंट्स हैं कि इसमें पहला पद जो होता है, जिसके हम लोग पॉइंट्स लिख सकते हैं कि इसका पहला पद पद प्रधान होता है। दूसरा पॉइंट लिखते हैं हम, कम अर्थ वाला होता है। ठीक है, कम अर्थ वाला होता है, संपूर्ण यानी पूरा अर्थ नहीं नीचे का निकलता, दिख नहीं रहा होता है। हाँ दिख नहीं रहा बेटा, एक मिनट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अविभाजित होता है। अविभाजित होता है, अविभाजित बोलते हैं जो विभाजन, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना, जैसे हमने लिख दिया आ जन्म, उसको विभाजित कर दिया आपने, आ और जन्म। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर जो आ है उसको हम विभाजित नहीं कर सकते, तो अविभाजित होता है। मैम एक बार फिर से वो ऊपर वाला डिक्टेट कर दीजिए। हाँ बेटा, एक होता है मिनट। कौन सा? पहला पद, एक मिनट ये लिख दूं पहले। पहला पद यस मैम। छोटा होता है, या फिर यूं भी कह सकते हैं हम कि पहला पद उपसर्ग होता है। उपसर्ग तो समझते हो ना, उपसर्ग क्या होते हैं बेटा? उपसर्ग क्या होते हैं? मूल शब्द के पीछे लगने वाली। फिर वही बात यार बेटा, पीछे लगने वाली बात, इतना आगे लगने हाँ आगे लगते हैं बेटा, उपसर्ग आगे लगते हैं और आगे पीछे लगते वाला हैं। मैंने शब्द। वही बताया था आपको, मैंने वही बताया था आपको, 3 और 4 समझो। ठीक है, 3 हमारा पहले आता है, 4 बाद में आता है, तो उपसर्ग आगे लगेगा और प्रत्यय पीछे लगेगा। ठीक है, पीछे तो क्या बोलते हैं पहला पद? हाँ मैम लास्ट वाली लाइन समझ नहीं आई। मैम वो मैम एसिस फॉर आरबीटी लिखा हुआ है, पहला इसलिए दिख नहीं रहा। पद, सुन लो एक बार, अव्ययी भाव समास, इस समास में पहला पद अव्यय होता है। ठीक है, उसका अर्थ प्रधान होता है, अर्थ प्रधान होता है। अव्यय के संयोग से समस्त पद भी
अव्यय पद बन जाता है। क्या? इस समास में पहला पद अव्यय होता है, उसका अर्थ प्रधान होता है। अव्यय के संयोग से समस्त पद जो है वो भी अव्यय पद बन जाता है। उसके कुछ पॉइंट्स हैं समझने के लिए कि किस तरीके से पहचान हो। तो पहला पद प्रधान होता है, जो कि हमने डेफिनेशन में लिखा, परिभाषा में हमने लिखा था कि पहला पद प्रधान होता है। दूसरा हमने पॉइंट लिखा कम अर्थ वाला होता है। तो आपको ये भी बता दिया मैंने, जब हमने लास्ट में लिखा कि पहला पद उपसर्ग होता है, लास्ट में हमने लिखा पहला पद उपसर्ग होता है, तो उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं बेटा शब्दांश। उपसर्ग हम बोलते हैं शब्दांशों को। तो शब्दांश क्या होते हैं? शब्द का अंश मात्र होते हैं। ठीक है, वो पूरा शब्द ना होकर शब्द का अंश मात्र होते हैं, और जब अंश होते हैं तो वो पूरा अर्थ दे ही नहीं सकते। तो इसलिए इसने लिखा है कि कम अर्थ वाला होता है। नेक्स्ट इसने लिखा अविभाजित होता है। उसका जब कम अर्थ वाला होगा, उपसर्ग होगा, शब्दांश होगा, तो उसको विभाजित करना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए अविभाजित होता है। पहला पद छोटा होता है और पहला पद उपसर्ग होता है। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया बेशर्म। उदाहरण में आप लोग लिखो बेशर्म। बेटा किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है ना। पहला शब्द लिखो बेशर्म, उसका विभाजित क्या? बिना शर्म वाला, या बेशर्म बोलते हैं। बे उपसर्ग हो गया ना, वही हमने बोला कि कम अर्थ वाला हो गया। ठीक है, लेकिन उससे ही हमें अगर हमने, लेकिन उससे अर्थ मतलब जो हम जो कहना चाह रहे हैं उसका अर्थ बदल जाता है, इसलिए उसकी महत्वता है। अगर हमने बे हटा दिया तो क्या हो गया? उसका अर्थ ही बदल गया बेटा। पहले हम बोल रहे थे बेशर्म और हमने बे हटा दिया तो एकदम से उसका अर्थ बदल गया और वो शर्म हो गया। ठीक है, इसलिए इसकी प्रधानता होती है, क्योंकि उस पर्टिकुलर एक शब्द से उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, एक दूसरा बोला कम अर्थ वाला होता है, तो मैंने वही बताया आपको, बेशर्म बे जो है उसका अपने आप में बोलते हैं कि पूरा कोई अर्थ नहीं देता, संपूर्ण अर्थ आपको नहीं देता। अविभाजित होता है, बे को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। पहला पद छोटा होता है और पहला पद उपसर्ग होता है। तो आपको इस चीज से ये जानकारी तो हो गई होगी। उसके अलावा दूसरा देखो, बेइज्जत हो गया। ठीक है, प्रतिदिन हो गया। प्रति क्या है? उपसर्ग है ना, प्रति उपसर्ग होता है ना। यस मैम। ठीक है, यस मैम। हाँ, हमने बोला यथाशक्ति, यथा क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग हो गया। हमने बोल दिया आमरण, आ क्या है? उपसर्ग। हमने बोला आ जन्म, उपसर्ग। ठीक है, समझ में आ गया। हमने बोला निसंदेह, हमने बोला निसंदेह, निही क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग है। तो समझ में आ गई ना बेटा, जितने भी इस तरीके के शब्द होते हैं जो पहला पद जो होता है अपने रूप में परिवर्तन नहीं करता। ठीक है, बे से बहुत सारे बनते हैं, बेजान भी होता है, बेशर्म भी होता है, बेइज्जत भी होता है। इसके अलावा हम यथा से ले लो, यथा से जितने भी होंगे, यथा योग्य, यथा अनुसार, ठीक है, यथाशक्ति, प्रति से जितने भी ले लो, प्रतिदिन, प्रतिपल। ठीक है, पल का मतलब होता है लेकिन हर पल हो गया। ठीक है, तो प्रति वाले जितने भी हो गए, यथा वाले जितने भी हो गए, बे वाले जितने भी हो गए, आ से जो हम बनाते हैं आमरण, आ जन्म, ठीक है, वो सारे हो गए। निसंदेह, इसमें भी जो नी है वो हमारा क्या है? उपसर्ग। बेख्याली। हाँ, शिवे ने दिया बेख्याली। तो ये समझ में आया बेटा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। अच्छा, अभी पहले जो हम लोगों ने ये रब कर दूं क्या? यस मैम। यस मैम। पहले बेटा मैम एक बार लास्ट लाइन रिपीट कर दो। है, क्या बोल रहे हो बेटा? बोला करो, कुछ पूरा समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं बीच बीच में डिस्टर्ब मत करो। अगर कुछ बोलना है तो फिर पूरा बोलो। ठीक है, पहले एक बार जस्ट हल्का फुल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने कौन कौन से समास पढ़े थे बेटा? द्विगु समास, कर्मधारय समास, हाँ, द्वंद्व समास, पद समास, बहुव्रीहि समास, हाँ, तत्पुरुष समास, हाँ, ठीक है। कर्मधारय अभी पहला समास। एक छोटा छोटा सा हम लोग को लेंगे, उदाहरण लेंगे। जैसे हमने एक पहला पढ़ा था, हमने
तत्पुरुष समास पढ़ा था। तत्पुरुष समास में क्या था बेटा? मैम उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है और उसमें क्या कारक चिन्हों, जब हम उसका विग्रह करते हैं, जब उसका सामासिक विग्रह करते हैं, उस संपूर्ण पद का हम सामासिक विग्रह करते हैं, हमें क्या दिखाई कारक चिन्ह। कारक चिन्ह। और कारक चिन्ह हम उसको परसर्ग भी बोलते हैं बेटा, उनको हम परसर्ग भी बोलते हैं कि जब हम उसको विभाजित करते हैं, उसको सामासिक विग्रह करते हैं उसका, तो हमें उपसर्ग दिखाई देते, ये अपना कारक चिन्ह दिखाई देते हैं, या उसको परसर्ग बोलते हैं। कंजक्शंस जो आप लोग हिंदी आप इंग्लिश में कंजक्शंस बोलते हो, तो जब उसका विग्रह करते हैं तो हमें कंजक्शंस दिखाई देते हैं, जैसे मैं, पे, पर, के लिए, से, द्वारा, ठीक है, ये सारे कंजक्शंस दिखाई देते हैं। ये कौन सा है हमारा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास बेटा जो है आप लोग पहले ही 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो कि हम उसका जब विग्रह करते हैं तो उसमें क्या आता है? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह के रूप में क्या आता है बेटा? या तो एवं लगा सकते हैं हम, या लगा सकते हैं, अथवा लगा सकते हैं, और लगा सकते हैं, ठीक है। विग्रह करते समय हमें इन ये वाले चिन्ह जो हैं वो दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जब विग्रह करते हैं तो पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है। विशेषण होता है। विशेषण होता है। जब हम उसका विग्रह करते हैं तो उसका पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेष्य होता है। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। बेटा कई बार कर्मधारय समास और द्विगु समास जो है, या कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास जो है, उसमें समानता, इसका बेटा जो है ना हमारा कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास, इसमें कई बार समानता सी हो जाती है। जैसे हमने लिखा दशानन, है ना, तो एक तो ये द्विगु समास के अंतर्गत भी आ रहा है, 10 है आनन, ठीक है, 10 आनन वाला हमने लिख दिया, 10 आनन वाला या 10 आनन, ठीक है, 10 आनन हो गया हमारा द्विगु समास। लेकिन अगर उसी को हम लोग लिखेंगे 10 हैं आनन जिसके, तो हमें तुरंत आंसर मिलता है किसके? रावण के। तो ये तीसरा हमें अर्थ मिल गया, रावण हमें तीसरा अर्थ मिल गया, तो वो किसके अंतर्गत आ गया हमारा? बहुब्रीहि समास। बहु का अर्थ होता है बहुत सारे अर्थ, पहला कुछ बोल रहा है, दूसरा कुछ बोल रहा है, और संपूर्ण पद मिलकर हमें तीसरे, तो वो किसके अंतर्गत आ गए हमारे? बहुब्रीहि समास। अब जैसे हमने कर्मधारय समास ले लिया बेटा, हम बोलते हैं कमल नयन। कमल है नयन जिसके, किसके? लक्ष्मी। बेटा राम के। कमल नयन बोलते हैं राम को, ठीक है, नयन नेत्र, ठीक है। तो हमने कमल नयन, कमल है नयन जिसके, तो हमें उत्तर मिला राम के, तो वो क्या हो गया हमारा? बहुब्रीहि समास हो गया। लेकिन अगर हमने बोला कमल है नयन जो, लक्ष्मी, हाँ, नयन है, कमल है नयन जिसके ही आएगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पर एक दूसरा उदाहरण दे दिया, जैसे हमने पीतांबर दे दिया, पीतांबर हमने दे दिया, तो पीतांबर का हम विग्रह करते हैं, पीला है अंबर जिसका, किसका आ गया? विष्णु का। और पीला है अंबर जो, पीला है अंबर जो शिव जी है, शिव जी नहीं बेटा, पीला है अंबर जो मीन्स अंबर की विशेषता बताई गई है, वस्त्र की विशेषता बताई गई है कि वो पीला है, तो वो फिर हमारा कर्मधारय हो गया। अभी जैसे हमने बोला था, सॉरी, कमल है नयन जो, तो वो हमारा, हम जो विग्रह कर रहे हैं वही गलत कर रहे हैं उसका, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया था? पीला है अंबर, क्या? पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका, जिसका होने से हमें पता चल रहा है विष्णु है, लेकिन पीला है अंबर जो, अंबर की विशेषता बता रहा है। जो कमल है नयन जो, कमल है नयन जो, यानी नयन की विशेषता बताई गई है और कमल की विशेषता बताई गई है, ठीक है। तो बेटा जहां पर हमें ये चीज है कि जो करके, हम जहां पर जो करके बना देते हैं वहां पर हमारा हो गया कर्मधारय समास, और जिसका करके बना देते हैं तो हमें तीसरा अर्थ मिल रहा है। एक जैसे श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका, और श्वेत है अंबर जो, प्रेजेंट में। हाँ, अगर श्वेत है, श्वेतांबर बोलते हैं तो श्वेत है अंबर जिसका,
तो हमारा हो गया सरस्वती हो गया, या हम इसका इनको भी बोलते हैं ये अपना दिगंबर और श्वेतांबर जो बोलते हैं ना जैन मुनियों को, ठीक है। तो अगर हमने जिसका करके बोल दिया तो हमारा दो अर्थ मिल गए हमें इसमें, एक हमारा मिल गया सरस्वती और दूसरा मिल गया हमारा जैन, ठीक है, जैनी जो है होते हैं उनके लिए। तो हमारा हो गया कर्मधारय समास। और अगर हम उसको वो बहुब्रीहि समास, अगर के श्वेत है अंबर जो, तो अंबर की विशेषता बताई गई है, इसलिए वो हमारा कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो और जिसका, जिसके में अंतर है। अगर हमने जिसका करके बनाया तो हमें फिर प्रश्न का उत्तर मिलता है किसका, हमें हमारे सामने एक प्रश्न आता है किसका, ठीक है। तो उसका प्रश्न का जब हम उत्तर देते हैं तो वह हमारा आ जाता है बहुब्रीहि समास के अंतर्गत। और जो करने की मतलब उस पर्टिकुलर चीज की जो है विषय, जो संज्ञा जो है उसकी विशेषता बताने वाली बात आ गई, तो वो हो गया हमारा कर्मधारय समास, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारा द्विगु समास। द्विगु समास में क्या है कि जब हम उसका विग्रह करते हैं तब पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण। पद हमारा संख्यावाची विशेषण होता है, पद होता है। हाँ संख्यावाची विशेषण होता है। अब एक लास्ट वही रह गया आप लोगों का अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास हमने अभी किया था, ठीक है। ऊपर बोर्ड पे आपने देखा होगा हमने साथ में अलंकार भी डाला है। तो अलंकार कौन कौन से किए हैं आप लोगों ने? यमक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार। अच्छा, तो डेफिनेशन बता सकते हो क्या? अतिशयोक्ति अलंकार में किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। हाँ, जैसे बेटा अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण पढ़ा है ना? यस मैम। है? उस लड़के ने एक बड़ी सी कार खरीदी है। बेटा? उस लड़के ने एक बड़ी सी कार खरीदी है जो काले रंग की होता है। क्या है इसमें, जो हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है उसमें होता क्या है? वैसे विशेष हम जो देखेंगे एक तरीके से, तो उसमें किस चीज की विशेषता बताई जाती है, ये क्या चीज होती है उसमें जिससे कि हमें पता चलता है कि वो अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है? हम डेफिनेशन देखें या उसकी परिभाषा जानने की कोशिश करें तो हमारे अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है? अनुप्रास अलंकार में जो हमारी कविता की या हमारे दोहे चौपाई इनकी जो पंक्तियां होती हैं बेटा, उसमें क्या होता है मैम? इसमें शब्द जो लाइन में शब्द का पहला अक्षर होता है वो सब सेम होता है। हाँ, किसी एक पर्टिकुलर वर्ण की, या हम यूं कह सकते हैं कि किसी लेटर का रिपीटेशन होता है, ठीक है। एक, हाँ, उसमें हमारा अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि किसी एक लेटर का, किसी एक वर्ण का बार बार रिपीटेशन होता है, 2 बार 3 बार कई बार, ठीक है। उसके लिए मैंने उदाहरण भी आपको दिया था। कौन सा दिया था? पके पेड़ पर पका पपीता, चंदू खाए पका पपीता। लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था बेटा कि ये उदाहरण जो है एग्जाम में लिखने वाले नहीं होते हैं। ये तो जस्ट मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये चीज मैंने आपको बार बार बोल दी, इसलिए बताई जाती है ताकि आपके मस्तिष्क में आए कि क्या हमको इसमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है, क्या इसमें ऐसी विशेषता है जिससे हमें यह अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो हमें पता लग रहा है कि क्यों हमें अच्छा लगा बेटा, वो कि हमें इसमें पा वर्ण जो है उसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है, इससे हमें अच्छा लग रहा है वो। बाकी उदाहरण जो है मैंने बताया ना आपको, एक रघुपति राघव राजा राम, ये भी उदाहरण दिया था आपको, ठीक है। और चारू चंद्र की चंचल किरणें, क्या क्या वर्ण किया, कालिंदी फूल कदम्ब की डारन, ठीक है, काका वर्ण की आवृत्ति हो रही है। कौन कौन से उदाहरण दिए अभी आपको? एक तो दिया आपको रघुपति राघव राजा राम, र वर्ण की आवृत्ति हो रही है। फिर कालिंदी फूल कदम्ब की डारन, कादम्ब क्या, कालिंदी फूल कवर्ण, फिर कालिंदी में क वर्ण आ रहा है, फूल में क वर्ण आ रहा है, कबंध में क वर्ण आ रहा है, की में क वर्ण आ रहा है, और डारन, तो क वर्ण की आवृत्ति के कारण ये हमारा कौन गाना गा रहा है? क वर्ण के कारण ये क्या है हमारा अनुप्रास
चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र चंचल, च वर्ण की आवृत्ति के कारण ये भी हमारा क्या है, अनुप्रास अलंकार है। हमने बेटा पढ़ा था, एक जो हमने पढ़ा था वो हमारा जो उदाहरण, वो जो हमारा अलंकार था वो था हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार पढ़ा था, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? यस मैम। यस मैम। यस यमक अलंकार की डेफिनेशन क्या है बेटा? मैम, इसमें एक शब्द, दो शब्द, मतलब दो सेम शब्द होते हैं, वो एक ही लाइन में यूज होते हैं पर उनकी मीनिंग डिफरेंट होता है। हाँ क्या ये अपना इसमें जो हाँ यमक अलंकार में क्या होता है, इसमें हमारा जो अनुप्रास अलंकार, उसका शरीर जल रहा है। हाँ सुन लो बेटा पहले, हमारा अनुप्रास अलंकार में एक लेटर का रिपीटेशन था, लेकिन यमक अलंकार में हमारा क्या है, एक शब्द का रिपीटेशन है, लेकिन वो जो शब्द है उसके दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न है। ठीक है, एक इसमें बेटा, एक आपको जस्ट उसके लिए बता दूं, जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि मैंने वही बताया ना आपको कि आपके छुटपुट उदाहरण, आपने अलंकार, 2-4 अलंकार आप लोगों के इस बार आ रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर अलंकार का पूरा जितना भी अलंकार आप लोगों को आज कराऊंगे वो सारा आप लोगों के 9th में पूरा है। ठीक है, तो वही मैम वीडियो बहुत लैग हो रही है। हैं? क्या बोल रहे मैम हो? वीडियो लैग हो रही है आपकी। वीडियो लैग हो रही है क्या? नो मैम, सही है। सही है। हाँ, तो मैंने क्या बताया आपको कि एक होता है बेटा ये, इसमें यमक अलंकार, एक शब्द जो होता है उसका रिपीटेशन होता है, किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। एक होता है हमारा पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। शब्द क्या बोला मैंने? यमक अलंकार की जानकारी तो है। एक मैंने बोला पुनरुक्त, ये शब्द आपको समझ में आता है? कभी यूज किया है ये शब्द? नो मैम। पुनरुक्त शब्द कभी सुना है? नो मैम। यस मैम। वेरी गुड। कहाँ पे सुना है बेटा? पुनरुक्त, पुनः शब्द सुना है? यस मैम। जो बार Yes, बार, हाँ, पुनरावृत्ति सुना है? पुनरावृत्ति सुना है? यस yes, मैम। ma'am. क्या होता है इसका पुनरावृत्ति का मतलब? रिवीजन। रिवीजन का मतलब क्या समझते हो आप लोग? रिवीजन का मतलब क्या होता है बेटा? वापस से आना। वापस से पढ़ना, दोहराना। जाए जो एक दोहरान। तो हम लोग बोलते हैं रिवीजन को दोहराना, यानी आप एक बार पढ़ चुके हो उसको आप दोबारा दोहरा रहे हो, हम उसको बोलते हैं रिवीजन। वही हुआ ना मतलब? आप इंग्लिश में बोलते हो उसको कि रिवीजन जो बोलते हो, यानी कि कहने का तात्पर्य है, हम लोग हिंदी में बोलते हैं उसको पुनरावृत्ति, पुनः आवृत्ति। पुनः आवृत्ति मीन्स एक बार तो हम पढ़ चुके हैं, उसको दोबारा आवृत्ति कर रहे हैं, दोबारा उसको रिपीट कर रहे हैं, दोबारा पढ़ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पुनरावृत्ति। और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है कि जहां पर एक जो शब्द होता है ना, एक शब्द जो होता है वो दोबारा उसकी उक्ति होती है, पुनः धन उक्ति। पुनः धन उक्ति मीन्स कोई एक पर्टिकुलर शब्द ऐसा हो गया जिसकी दोबारा उक्ति हो रही है। जैसे हमने बोला जैसे जैसे, जैसे जैसे क्या है बेटा? लाल लाल, जैसे जैसे। ठीक है, जब जब, ये क्या है? एक ही शब्द जो है उसका रिपीटेशन हो रहा है। जहां पर एक ही शब्द का 2 बार रिपीटेशन होता है वहां पर हमारा होता है पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। पुनरुक्त मीन्स एक शब्द का पुनः उक्ति की गई है। ठीक है, एक शब्द की दोबारा उक्ति की गई है, उसको बोलते हैं हम पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। हालांकि तुम्हारे ये नहीं आता है, लेकिन कई बार बेटा एग्जाम्स में ये अलंकार भी पूछ लिया जाता है। 8th में नहीं, मैं 9th की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको यमक अलंकार में ये होता है कि एक शब्द का रिपीटेशन होता है किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने वही बोला, काली घटा का, काली घटा का एक भी नहीं बोलेगा, घमंड घटा। वेरी गुड। घटा का घमंड घटा। एक घटा का मतलब क्या होता है? घटना, और एक घटा का पहाड़। काले बादल। मतलब एक घटा का मतलब काली घटा मीन्स काले काले बादल। एक घटा का मतलब बादल हो गया, काले बादल। घटाएं जो होती हैं,
और घमंड घटा मीन्स कम होना, काली घटा का घमंड घटा मीन्स एक तो घटा शब्द का प्रयोग हुआ है घटने के लिए और दूसरा घटा का शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, घटाओं के लिए। ठीक है, एक जैसे हमने बोला कनक कनक ते सौगुनी, सुना है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। इसका क्या मतलब है बेटा, कनक कनक यहाँ पर दो शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ क्या है, बेटा बोल नहीं रहे हो, अलग अलग दोनों बेटा अलग अलग है। हमने अलग बोला अलग। कनक, हाँ सुन लो बेटा, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय मीन्स दोनों जो चीजें हैं, कनक कनक, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, धतूरे को भी बोलते हैं कनक। ठीक है, तो एक का मतलब होता है धतूरा और एक का मतलब होता है सोना। एक को पाकर आदमी पागल हो जाता है, एक को खाकर आदमी पागल हो जाता है। मीन्स एक को खाने से आदमी का मानसिक संतुलन हिल जाता है धीरे धीरे, यानी कैसा है, स्लो पॉइजन टाइप का होता है वो। ठीक है, धीरे धीरे जब उसको खाता है तो उससे क्या होता है, उसकी जो होती है मानसिक संतुलन जो है धीरे धीरे उसका बिगड़ने लगता है। तो एक कनक शब्द का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक शब्द का होता है धतूरा। तीसरा आपने उदाहरण पढ़ा ही था, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं, 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती हैं। यहां पर 2 बार बेर शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न है। किस सेंस में बेटा भिन्न भिन्न है, एक बेर होता है जो जमा होता है और एक बेर खाने का। हाँ, जो 3 बार भोजन करती थी, बेर मीन्स 3 बार, जो 3 बेर भोजन करती थी, 3 बार जो भोजन ग्रहण करती थी, उनकी ये स्थिति हो गई कि वे 3 बेर के फल, बेर समझते हैं ना, आ रहे हैं ना, अभी मोटे मोटे बेर आ रहे हैं ना मार्केट में। यस मैम। तो जो 3 बार खाना ग्रहण करती थी, भोजन ग्रहण करती थी, उनकी स्थिति ये हो गई कि वे 3 बेर खाकर अपना जीवन जो है वो जी रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बेटा कौन सा अलंकार है, एक बेटा बताऊंगी आप लोगों को, अलंकार और उपमा और रूपक अलंकार, दोनों को एक साथ समझोगे तो ज्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। उपमा अलंकार में क्या होता है, उपमा अलंकार बेटा वो उपमा नहीं जो आप लोग घर में खाते हो। ठीक है, उस उपमा की, उपमा मीन्स किसी चीज की किसी से तुलना करना, उपमा समझते हो ना, किसी की उपमा देना। ठीक है, तो उपमा अलंकार में क्या होता है बेटा कि किसी से किसी की तुलना की जाती है, किसी को किसी के समान बताया जाता है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। और रूपक अलंकार का मतलब होता है कि वो चीज एज इट इज मुझे दिखाई दे रही है और मुझे वो चीज, यानी कि उसको उससे समानता नहीं कर रहे हैं, वो चीज उसको वैसी ही दिखाई दे रही है। ठीक है, एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे हमने बोला कि मैया मैं तो चंद्र सा खिलौना ली हैं, मैया मैं तो बोला है बेटा, उदाहरण क्या बोला है अनुश्री? यस मैम। हाँ, उदाहरण क्या बोला है बेटा? मैया मुझे चांद का खिलौना चाहिए। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हैं। मीन्स बच्चे को चंद्रमा खिलौना दिखाई दे रहा है, बच्चे को चंद्रमा क्या दिखाई दे रहा है, खिलौना दिखाई दे रहा है। बच्चे को वो ही खिलौना चाहिए, मीन्स चंद्रमा ही चाहिए। यहाँ पर उसने क्या बोला, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हैं, तो मीन्स बच्चे को चंद्रमा खिलौना दिखाई दे रहा है और वो उसे पाना चाहता है। अब इसी उदाहरण को अगर हम ऐसे लिखेंगे, मैया मैं तो चंद्र सा खिलौना ली हैं, तो अब इसमें क्या हो गया, उसमें चांद जैसा खिलौना चाहिए, चांद जैसा खिलौना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा हो गया उपमा अलंकार, समझ में आ गया, जहां पर सा सी से, ठीक है, कैसा है,
एक उदाहरण है ना, सासी से का हम जैसे कई सारे उदाहरण लेके हम लोग जैसे ये बोलते हैं ना, राम रतन धन पायो, ठीक है, मैं तो राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, यहाँ पर सासी से का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है, यानी कि राम जो है उनको रतन के समान लग रहे हैं और वो उसने मीरा जी ने पा लिया है। तो क्या बोला है, मैं तो राम रतन धन पायो, तो यहाँ पर राम जो है उन्हें रतन ही लग रहे हैं और वो उन्होंने पा लिया है। किंतु बेटा दूसरी तरफ हम कहेंगे राम रतन सा धन पायो, ठीक है, जहां पर हमने सासी से का प्रयोग कर दिया, इट मीन्स क्या हो गया, रतन के समान अलंकार, ठीक है, राम जो है उन्हें रतन के समान प्रतीत हो रहे हैं और वो उन्होंने पा लिया है, उसे उन्होंने पा लिया है। तो यहाँ पर सासी से एक तरीके से देखा जाए तो उसकी समानता, ठीक है, उसकी उपमा की गई है। लेकिन अगर सासी से का प्रयोग नहीं करते हैं, एक जैसे हमने बोला पीपर पात सरिस मन डोला, ठीक है, हमने बोल दिया पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस से तात्पर्य क्या है बेटा, यहाँ पर हमारा सरिस से क्या तात्पर्य है, मन को बहलाना, क्या मन को बहलाना, हाँ, मन को बहलाना कहां से हो गया, सरिस से तात्पर्य बेटा समान, पीपल के समान, पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है, ठीक है, तो क्या है, पीपर पात सरिस मन डोला मीन्स पीपल के पत्ते के समान। तो यहाँ पर सरिस का मतलब भी वही है बेटा, सा सी से, ठीक है, जहां पर सा सी से सम समान, ठीक है, जैसे ए शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां पर क्या होता है, वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार, मैंने वही बताया ना बेटा, सा सी से सम, जैसे मैंने अभी तुमको एक उदाहरण इसीलिए दिया था कि हमने बोला कि पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ पर सासी से की जगह पर सरिस शब्द का प्रयोग कर दिया। तो जहां पर सासी से का प्रयोग होता है, सम का प्रयोग होता है, जैसे का प्रयोग होता है, वहां पर हमारा उपमा अलंकार होता है। और जहां पर सासी से का प्रयोग ना करते हुए वो सिर्फ दो शब्दों के बीच में, ठीक है, पीपर पात सरिस मंडोले की जगह पे सरिस हटा दो, पीपर पात मंडोला, ठीक है, तो यहाँ पर सासी से का प्रयोग नहीं किया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया। वही मैंने बोला ना कि जहां पर सासी से का प्रयोग होता है वहां पर उपमा अलंकार होता है, जहां पर सासी से का प्रयोग नहीं होता है, और वो सासी से सम भी हो सकता है, सरिस भी हो सकता है, सम का मतलब भी समान होता है, सरिस का मतलब भी समान होता है, तो वहां पर हमारा उपमा अलंकार होता है। तो समझ में आ गया आपको, उपमा और रूपक में अंतर समझ में आ गया, रूपक का मतलब वही रूप नजर आ रहा है उसको, यस मैम, और Yes, ma'am. उपमा अलंकार में बेटा उसने सासी से का प्रयोग कर दिया, तो इट मीन्स दोनों में उसने अंतर बताया। एक हमारा अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, एक ही चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। हाँ, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज का वर्णन किया जाता है, ठीक है, वो है ना, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई और गए निशाचर भाग, ठीक है, कौन सा है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई और गए निशाचर भाग। तो इसमें क्या है बेटा, अब बोला तो कैसे कि देखा जाए तो इसमें क्या है, जब भगवान अपने हनुमान जो हैं उनकी पूंछ में आग लगी थी और उन्होंने अपनी पूंछ की लगी हुई आग से ही सारी वो लंका जो है उसको जलाया था, यही है ना, हुआ ऐसा ही था ना, Yes, ma'am. हनुमान की पूंछ में आग लगा दी गई थी, क्योंकि यूं बोलते थे कि जो बंदरों की पूंछ जो है वो जल जाने से उनका एक तरीके से सम्मान, वहीं पर उनकी बेइज्जती करनी हो तो वही उनका एक सही तरीका था। लेकिन यहाँ पर हमें बोला है कि हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई, मीन्स उनकी पूंछ में आग ही नहीं लगी और सारी लंका जल गई और सारे भूत प्रेत जो है वो निकल कर भाग गए। तो ऐसा नहीं होता ना बेटा, पहले उनकी पूंछ में आग लगी और उसके बाद में उन्होंने सारी लंका में आग लगाई, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है कि उनकी पूंछ में आग नहीं लगी और सारी लंका जलकर भस्म हो गई। जैसे कि वही बोला था ना, पानी पर के जल से 100 पग धोए, तुम्हारे में ही है ना 8 में ही,
यस मैम, सुदामा है चरित। ना, सुदामा चरित था। पर आपको हाथ छो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, तो भाई आंखों के से इतनी अश्रु धारा तो नहीं बहती है कि किसी के आप पैरों को धो दो। ठीक है, तो यहाँ पर एक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। एक कहाँ टूटी सी छनी हती, कहाँ कंचन के धाम सुहावत, ये भी है ना, कहाँ टूटी सी छनी हती, कहाँ Yes, कंचन के ma'am. धाम। तो बेटा यहाँ पर ये है कि कहाँ तो भाई बड़े बड़े वो टूटी फूटी उनकी झोपड़ी थी, और कहाँ श्री कृष्ण के प्रताप से क्या हो गया, वहां पर सोने के महल जो है वो बन गए। तो इतने समय में तो वो चीजें जो है एक तरीके से देखा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो समझ में आया ना बेटा यहाँ तक? यस मैम। वो मुझे लगे बेटा वो अलंकार मैंने समझाए। अभी अपन बेटा कल अपना नेक्स्ट अपना कौन सा चैप्टर है अपना, उसका भारत की खोज का, भारत की खोज पढ़ोगे या अपना वो पढ़ोगे? भारत की खोज पढ़ोगे या? बसंत बसंत तुम वसंत का, हाँ ठीक है, वसंत का नेक्स्ट चैप्टर है